This is Dr. Bhavna B. Shinde, and I welcome you all to the episode number 13 of Autism Doc Talk from Horse's Mouth. This is the platform where we get to interact with the experts in autism care. I would like to start with a disclaimer today, which says that the information shared and the opinions expressed on this platform by experts are made keeping general scenario in mind, and it does not serve as an individual medical advice. Today is going to be the part 2 of the discussion we had with Dr. Kaustubh Kolge, a pediatric dentist, in episode number 9, where he discussed about the dental conditions in autistic children. Today he is going to discuss the preventive dentistry in autistic children. Before we say hi to him, let us quickly go through his CV. Dr. Kaustubh Kolge has done his MDS in pediatric and preventive dentistry. He has worked with Ministry of Health Oman, Ministry of Health UAE, and currently he has been associated with Box Dental Clinic, Tooth in the Box Dental Clinic for Kids in Thane, and Jupiter Hospital and Mala Child Hospital and Newborn Care, Thane. His areas of interest are comprehensive infant and child dental treatment for full mouth rehabilitation, dental treatment of children with special healthcare needs, and preventive dentistry. So, let us welcome Dr. Kaustubh Kolge. Welcome back, Dr. Kaustubh. It was really nice to see you again. And so I'll start with a huge congratulations to you and a huger thank you. क्योंकि जो हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था उससे हमें काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिले हैं और अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और पेरेंट्स के कुछ क्वेरीज भी आई है मेरे पास जो पर्टिकुलरली आपके लिए है। होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर करने में। डेफिनेटली नहीं, वो तो आंसर करना ही है। दैट इज व्हाट द होल प्लेटफॉर्म इज अबाउट इट। यस। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने बहुत अच्छे से हमें चीज़ें बताई थी। तो उसमें you have mentioned about preventive dentistry. So that part was interesting, which according to me, as from the word I can understand is preventive dentistry, where आप ऐसी डेली लाइफ में कहिए या कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज करते हैं या ऐसे आदतें होती है आपकी, बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड डज नॉट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंटल कंडीशंस। So as you are aware, doctor, last time we have discussed कि हमारे बच्चों में ओरल सेंसरी इश्यूज होते हैं, पार्किट इश्यूज होते हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री सबसे पहले ये क्या है और क्या ये ऑटिस्टिक बच्चों में जो भी आप जिसके बारे में बताने वाले हैं वो ऑटिस्टिक बच्चों में काम कर सकती है? Okay, so first, thank you for having me again. It is a privilege and I'm very happy talking about this. पहली चीज आपने पूछा है अबाउट प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। नाउ प्रिवेंशन मतलब इट्स वेरी सिंपल, कोई भी चीज होने से पहले अगर हम कुछ कर सके जिससे वो नहीं हो, दैट इज प्रिवेंशन, राइट? यूजुअली क्या होता है, कहीं पे भी हम जाते हैं डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आने से पहले ही हम कभी डॉक्टर के पास जाते नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम आने से पहले ही जाए और आपको इंफॉर्मेशन मिले जिसके वजह से आप कल का प्रॉब्लम जो आ सकता है उसको अवॉइड कर सके, उसे बोलते हैं प्रिवेंशन, राइट? सो डेंटिस्ट्री में प्रिवेंटिव एंड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री इज समथिंग बिकॉज प्रिवेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ। अगर आप बचपन से ही कोई चीजें अच्छी तरह से फॉलो करें तो वो डिसीज प्रोसेस कल होगा ही नहीं। सो अगर ये हम बचपन से ही शुरू करें तो आगे के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे केरीज है, जैसे कैविटीज है, जैसे पेन है, जिसके वजह से एक अलग सा डर पैदा होता है डेंटिस्ट्री के बारे में, वो ही खत्म हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अगर डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास अगर बच्चे को लेके जाए, सो बिफोर द डिसीज स्टार्ट्स हम उसको आने ही नहीं देते। दैट इज प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। आपका सेकंड क्वेश्चन था अबाउट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी शुरू करें, मतलब 6 महीने के उम्र पे अगर आप बच्चे को लेके जाए या फिर जब पहला दांत उसका आता है तभी आप अगर लेके जाए, उस टाइम पे एक ऑटिस्टिक चाइल्ड हो या एक नॉर्मल चाइल्ड हो, दोनों के लिए रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम। अ चाइल्ड ऑफ एन इन्फेंट जो 1 साल से छोटा है उसके लिए रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम। सो अगर हम उसी टाइम से
उसका केयर करना शुरू करे, उसको आगे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हम बात कर सकते हैं 2 या 3 साल के बाद जब ये आते हैं प्रॉब्लम्स के बाद, तभी ट्रीटमेंट क्या होती है वो अलग बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की बात करें तो इट स्टार्ट्स अर्ली, एंड इफ इट इज अर्ली इट इज एप्लीकेबल टू ऑल चिल्ड्रन, इवन इफ इट Yes. इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड और अ नॉर्मल चाइल्ड। दैट्स व्हाई मैं जो भी आंसर्स करूंगा या जो भी बोलूंगा, दैट विल बी फॉर ऑल चिल्ड्रन, एंड दैट इज इंक्लूडिंग ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ केयर challenges as well. Okay. Okay. Correct? So So yes. हाँ, पूछिए। So I was thinking कि ये प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में किस उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए? एक सबसे पहली बात तो उसमें करना क्या है, और दूसरी चीज किस उम्र से स्टार्ट करनी है? Okay, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बोलता हूँ शुरू करने से पहले। जी। एक स्टडी के हिसाब से माँ अपने बच्चे में ट्रांसमिट करती है डिसीज। सो देयर आर सम बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में नॉर्मल होती है, जो 1-1.5 साल के बाद हर इंसान में आ जाती है, उसको म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं, जो बच्चों में नहीं होते। लेकिन बच्चों के साथ रह के, बच्चों के साथ सेम यूटेंसिल्स या वही चम्मच अगर शेयर करें, या बच्चों के साथ किसी भी तरीके से सलाइवा अगर शेयर हो, तो हम हमारा डिसीज एक्चुअली बच्चों में डालते हैं। सो पहली चीज इज समथिंग कॉल्ड एज पेरिनेटल केयर और पेरिनेटल एजुकेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अगर माओ को पहले से ही बताया जाए कि अगर उनका मुंह या उनके माउथ में डिसीज है और उनको अगर उन्होंने ट्रीट नहीं किया, या जब भी उनका बच्चा आए तभी उनके अगर मुंह में डिसीज है, तो वो उसमें ट्रांसमिट कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, शुरू प्रिवेंशन स्टार्ट्स नाउ इवन बिफोर द चाइल्ड कम्स आउट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम द मदर इज प्रेग्नेंट। उसी टाइम से अगर आपके माउथ में या आपके मुंह में कुछ प्रॉब्लम्स है, डेंटल प्रॉब्लम्स है या कुछ भी रिलेटेड इन्फेक्शंस है, बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न आप उसको ट्रीट करवा लो, ताकि आपके मुंह में कम से कम डिसीज या कम से कम एसिड हो, ताकि आप कम से कम उसको ट्रांसफर कर पाए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बहुत कम लोगों को पता है। हमको लगता है कि सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट या बच्चों का प्रिवेंशन करेंगे तो ठीक है, लेकिन हमको खुद माँ और बाप दोनों ने भी अगर उनके मुंह का ख्याल रखे तो वो ट्रांसमिट करना कम हो जाएगा। ये पहली चीज। तो थोड़ा सा इसमें मैं रोकना चाहूंगी आपको, जैसे आपने बोलिए। कहा कि अगर मुंह में अगर ओरली कुछ कंडीशंस है मदर को, तो वो क्या कंडीशंस हो सकती है? क्योंकि अदरवाइज इफ देयर आर नो सिम्टम्स मदर वोंट बी एबल टू कम टू नो अबाउट इट। तो वो क्या कंडीशन, या तो फिर हाँ, कंडीशंस फॉर एग्जांपल कैविटीज, पेरियोडोंटल ओके डिसीजेस, ब्लीडिंग गम्स, बैड ओडर, हैलिटोसिस, ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये किसी बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। तो अगर ओके हम अपने मुंह में ही अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करें, हम वो हमारे बच्चे में ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इट स्टार्ट्स विद अस। तो अगर हम वो करें तो हम हमारे बच्चे में वो जाने नहीं देंगे। बच्चा होने के बाद हमारी यूटेंसिल्स, हमारा चम्मच, हमारी बाउल्स शुड नॉट बी शेयर्ड विद द चाइल्ड। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, so that it is not transmitted to them. आई थिंक ऑल ऑफ अस डू दैट, इवन Everyone आई does it. डू Even I have done it. I'm telling you this. The thing is, if we start from that in a very nice and a positive way, it is only going to help a child. So करेक्ट। I'm not forcing someone, but it is simple. अगर आप अपना ख्याल रखें, आपका बच्चे को कभी प्रॉब्लम होगा नहीं. That is how it starts. ओके। सेकंड, बच्चा होने के बाद आपका आपका जो क्वेश्चन था कि मतलब इनिशियली क्या करना चाहिए, कौन सी उम्र पे होना चाहिए। सो अगर 6 महीने पे, मैंने पहले भी बताया था, 6 महीने पे या बिफोर द फर्स्ट बर्थडे, आई प्रेफर 6 मंथ्स बिकॉज दैट इज द टाइम जब भी दांत आते हैं जस्ट, या मे बी अभी आने वाले होते हैं। उस टाइम पे अगर आप आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपको ना सिर्फ ये बताएंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन आगे एक्सपेक्टेड क्या है ये भी आपको मालूम पड़ता है। ताकि आपका नॉलेज अगर ज्यादा है, देन यू नो कि ये होने वाला है, ये होना नॉर्मल है, अगर ये हो तो ये नॉर्मल नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको आपका डेंटिस्ट दे पाएगा। सो एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई टू विजिट अ डेंटिस्ट so that we can start with strategies. Now, if you want to ask for strategies, there are many ways. बहुत तरीके हैं जो बेसिक है, जो घर पे कर सकते हैं, जो डेंटिस्ट के पास हो सकते हैं. There are many ways of doing it. बेसिक चीज इज के मुंह में दूध या खाना रहने नहीं देना है। अगर ये चीज हर माँ को समझ में आए, आई एम श्योर एक भी बच्चे को कैविटीज नहीं होंगे।
रहने So, नहीं देना है मतलब I could not get रहने that नहीं part. देना है मतलब वो वहां पे इट शुड नॉट रिमेन इन योर ओरल कैविटी, मतलब मुंह में खाना फंसना नहीं चाहिए, या दूध Okay. फंसना नहीं चाहिए, या दूध दांत के ऊपर रहना नहीं चाहिए। बिकॉज कैविटीज जो हाँ. यूजुअली शुरू होते हैं, विच इज कॉल्ड एज नर्सिंग बॉटल कैरीज, ये इस वजह से होते हैं जो फीडिंग की वजह से होते हैं। नाउ मदर्स मिल्क इज नॉट बैड, माँ का दूध सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वो दूध मुंह में रह गया जब भी बच्चा सो जाता है, दैट इज इनफ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कैविटीज। उसी वजह से कैविटीज शुरू होते हैं। तो सबसे Okay. बेसिक चीज, जब भी आप फीड करते हो और जब भी 6 या 7 मंथ के बाद फर्स्ट टूथ आने लगता है, हमको रात में एवरी फीड के बाद एक स्वच्छ कपड़े से, जो बॉइल्ड कपड़ा हो या एक डैम्प कपड़े से, हमको दांत साफ कर लेने हैं। आप अगर वो Okay. करोगे तो मुंह में वो दूध या दांत पे वो दूध रहेगा नहीं। अगर दूध नहीं रहेगा तो जो बैक्टीरिया मुंह में है वो दूध इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो एसिड रिलीज नहीं कर पाएंगे। सो इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। सो इफ यू डोंट लेट द फूड बी देयर, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं होंगे। इसलिए ये शुरू से ही अगर हर माँ ने अपने बच्चे के दांत साफ करे रात को फीड के बाद, या थ्रू आउट द डे ऑल्सो, दिन में रात का फीडिंग एक्चुअली ऐसे होता है 2 या 3 बार फीड्स होते हैं। जी. तो प्रॉब्लम ये होता है कि फीड के बाद माँ भी सोती है, बच्चा भी सोता है। प्रॉब्लम उसके वजह से ये होता है कि फिर मुंह में वो दूध रह जाता है, एंड दैट इज हाउ कैविटी स्टार्ट। एंड अचानक से 9, 10, 11 साल महीने का बच्चा हो गया, 1 साल का हो गया, तो हमको दिखते हैं कि दांत खराब हो रहे हैं। तो एक्चुअली ये प्रोसेस शुरू होता है 6 और 7 मंथ्स। तो ये एक सिंपल चीज अगर हर माँ फॉलो करे और क्लीन कर पाए, इट जस्ट टेक्स 2 सेकेंड्स, जस्ट वाइप करना है, बिकॉज बच्चा तो सो गया है, वाइप करेंगे, उसको वो कैविटीज होंगे नहीं। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। And सेकंड थिंग, interesting as हाँ well. पूछे। Gee, because I wasn't aware of this, and I'm sure many of the mothers, whether the child is special or not, they might not have been doing this. I'm quite sure about it. एंड दिस तो इज ये एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग, बट नो वन नोज अबाउट इट। हमको पता नहीं है कि ये अगर करें, लेकिन अगर ये सिंपल चीज सब माँ फॉलो करने लगे, आई टेल यू मोर देन 75% ऑफ द कैविटीज विल गो अवे, एंड दैट इज अ ह्यूज मार्जिन। एंड now दैट्स I can, दैट yes, please. नहीं बोलिए ना। हाँ Now I can relate it to the fact that I have seen many kids age 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उनके दांत ऑलरेडी किरीड़ दिखते सामने हैं के उसमें. ऊपर वाले दांत ज्यादा करके खराब होते हाँ. जी. So this could be the reason इतने छोटे बच्चों में केरीज होने का. हैं। और ये होता है, और फिर क्या होता है, शुरुआत में ही बहुत ज्यादा खराब नहीं होते। तो शुरुआत अच्छा. में वो थोड़ा थोड़ा खराब होने लगते हैं, लेकिन हमको वो नोटिस नहीं होता, क्योंकि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, हमको पता ही नहीं है वो कैविटीज है। अगर हम जी. डेंटिस्ट के पास उस टाइम पे भी जाए, उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट डजंट मीन कि हमेशा फिलिंग्स ही करने हैं। देयर आर मेनी वेज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दैट कैविटी। या फिर अगर शुरुआत हुआ है, फॉर एग्जांपल, उसी स्टेज पे अगर हमको रोकना है, तो देयर आर वेरियस वेज। आपने फ्लोराइड सुना होगा, टूथपेस्ट में जी. फ्लोराइड होता है, या फ्लोराइड जी. एप्लीकेशन होता है। अगर वो हम शुरुआत से ही करें, तो वो जो कैविटी अगर शुरू भी हुई है, वो आगे स्प्रेड नहीं होगी। तो इसीलिए विजिट ऑफ अ डेंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं हमेशा और बार बार वही बोलूंगा कि रेगुलर चेकअप्स विद द डेंटिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स फॉर चिल्ड्रन। करेक्ट. आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दैट. तो ये जो आपने कहा रेगुलर चेकअप, तो रेगुलर का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितना? हर बच्चे को देखने के बाद वी कम टू नो कि उस बच्चे में कैविटीज होने का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है या कम है। Now there are many ways of judging that. I don't want to get into too much of details. करेक्ट. एक बच्चे को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि इसको चांसेस है कि इसमें कैविटीज ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे आपने बोला कितने बार विजिट करना चाहिए, कम से कम साल में 2 बार। तो 6 महीने में 1 बार एक रेगुलर विजिट करने में आई डोंट थिंक इट्स टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और उसमें हमेशा एवरी टाइम 6 महीने में जब आप जाते हो, every time the doctor will not only check, लेकिन he will tell you what to expect in the next 6 months. So you are always ready कि next 6 months okay ये हो सकता है, ये दांत आने वाला है, ये दांत आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे क्लीन करो, कौन सा टूथपेस्ट यूज करो, कौन सा ब्रश यूज करो, कौन से पोजीशन में ब्रशिंग करो। I don't know, there is अभी ये मेरे दिमाग में आया, so I just want to tell you, you know, for up to 2 years of age हम ब्रश जो करते हैं बच्चों को कैसे करते हैं,
इट इज जस्ट अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. यूजुअली स्टैंडिंग या बैठ के हम ट्राई करते हैं ब्रश करने. जी. देयर इज अ पोजीशन कॉल्ड एज नी टू नी पोजीशन. मतलब घुटना, आपका घुटना और आपके पार्टनर का घुटना, यू सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, द चाइल्ड इज लाइंग डाउन and then you brush the teeth so that the child, you can see each and every tooth, हर एक दांत बराबर से दिख जाता है. तो आप ये एक्चुअली इधर डेमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जी. नी टू नी पोजीशन I think everyone can check on on Google or YouTube and you will easily get to know that. और एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा. अगर वो हम शुरुआत से ही करें तो बच्चे को भी आदत हो जाती है कि ये होने ही वाला है. एंड सेकंड, इट इज अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, और इस पोजीशन में यू कैन सी ईच एंड एवरी टूथ प्रॉपर्ली. यूजुअली हम ब्रश जब भी करते हैं हमको दांत दिखते नहीं है, हम सिर्फ हाँ. ब्रश घुमाते हैं, ऊपर के तो दांत दिखते ही नहीं है. लेकिन इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज बेटर, अगर हमको दिखे बेटर, तो यू कैन डू वर्क बेटर. सो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज टू बी डन. तो ये छोटे छोटे चीजें अगर माँ को पहले ही पता हो जाए, उसको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं. करेक्ट, करेक्ट. एक दैट लीड्स मी टू आस्क अ क्वेश्चन कि जनरली किस साल में, किस एज से ब्रश करना स्टार्ट करना चाहिए बच्चों का? तो जैसे मैंने बोला कि फीडिंग के बाद तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग अ क्लॉथ. हम्म. बाय 1 ईयर ऑफ एज यू कैन एक्चुअली, मतलब 1 साल का जब भी बच्चा होता है तभी से हम छोटा सा टूथब्रश यूज करना शुरू कर सकते हैं. ओके. और टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं. नाउ टूथपेस्ट में फ्लोराइड है नहीं है, उसमें बहुत डिबेट्स होते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट, अगर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट जस्ट लगा के अगर यूज करें तो इट इज ओनली गोइंग टू बी बेनिफिशियल. उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. फिर मुझे पेशेंट्स पूछते हैं फिर अब लेकिन डॉक्टर वो तो थूक नहीं सकता बिकॉज बहुत छोटा है. हम्म. तो मैं ये बोलता हूँ कि उस टाइम पे बहुत ही थोड़ा टूथपेस्ट लेने से उसको कोई नुकसान होने वाला है नहीं. 1 साल से आई विल से यू कैन यूज अ स्मॉल ब्रश. अभी एज के हिसाब से ब्रशेस भी होते हैं. आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो अबाउट इट, लेकिन साइज के हिसाब से सो यू शुड यूज द राइट ब्रश. मतलब एज के हिसाब से आप बराबर साइज का ब्रश यूज करो और थोड़ा टूथपेस्ट यूज करो, और 2 बार ब्रशिंग इन नी टू नी पोजीशन अगर आप करें, अगेन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम. करेक्ट, करेक्ट. एक और चीज मुझे इससे जुड़ी हुई पूछनी है. Someone was talking about, we had a parents meeting somewhere and someone was talking about, rather than, I mean, so this, again a disclaimer here, this is just a person, non-medical person has said something and I am trying to take doctor's advice on this. So this is no way any advice from the platform or from the doctor. We are just trying to discuss whatever discussions are generally happening among the parental group. तो डॉक्टर, एक पेरेंट ने ऐसे कहा था कि मंजन, अगर जो जो मंजन होता है, लाल मंजन, काला मंजन, व्हाटएवर मंजन, सो उनमें फ्लोराइड नहीं, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, उसमें फ्लोराइड होता है नहीं होता है, और इफ दोज कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द पेस्ट, टूथपेस्ट. मंजन मतलब अभी बहुत टाइप के मंजन होते हैं. मंजन ये एक चीज जो है ये बहुत पुराना है. टूथपेस्ट आने से पहले लोग बहुत सारी चीजें यूज करते थे दांत साफ करने के लिए. मेन काम क्या होता है, या कोई भी मंजन अगर आप लो, वो डाबर लाल का या फिर जो पाउडर रहता है, अगर आप वो लो, आप अगर उसको फील करो, आपको समझ में आएगा वो काफी रफ होता है. तो वो अगर आप यूज करें तो रफनेस के वजह से या उसका अब्रेजन के वजह से वो जो प्लाक है वो निकल जाता है. सो इट इज डूइंग द सेम थिंग. व्हाट इज द फंक्शन, या ब्रशिंग का फंक्शन क्या है? व्हाई डू वी ब्रश आवर टीथ? टू रिमूव द प्लाक. या मुंह में कोई भी खाना रहना नहीं चाहिए, या मुंह में कोई भी डिसीज या सॉरी बैक्टीरिया रहने नहीं चाहिए. तो मंजन अगर आप यूज करें वो भी वही काम कर. द प्रॉब्लम विद मंजन इज इट इज वेरी अब्रेसिव. मतलब उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है दांतों में. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दांत पतले पतले हो जाएंगे और फिर सेंसिटिविटी या झंझनाहट, ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है. आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग एनीथिंग. कभी कभी तो मैं मुझे पेशेंट ये भी पूछते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा ब्रांड. तो मेरे हिसाब से ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट से इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्निक ऑफ ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. सो समटाइम्स इवन इफ यू डोंट यूज अ टूथपेस्ट, इट्स ओके. अगर आप खाना रहने नहीं देंगे, इट इज कंप्लीटली फाइन. पहले के लोग तो टूथपेस्ट नहीं था तो उस टाइम पे भी कैविटीज नहीं होते थे. इट्स अबाउट ब्रशिंग. इफ यू ब्रश वेल, अगर मुंह में खाना रहने नहीं देंगे, आपको कैविटीज नहीं होंगी. ओके, ओके. एक और चीज, जैसे आपने मेंशन किया कि बच्चे का आप ब्रशिंग 1 साल के एज से अब आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो अब जैसे एज वाइज, जैसे बच्चा अगर मान लीजिए 2 साल का है, 3 साल का है,
तो उस एज में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि बच्चे को आगे जाके डेंटल कंडीशंस ना हो? प्रिवेंटिव मेजर्स सेम ही रहेंगे, लेकिन उस टाइम पे अगर बच्चा, देखो जब भी इन्फेंट होता है या बहुत छोटा होता है तो बच्चा वैसे भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो इट इज इजियर फॉर अस, फॉर हिम टू गेट यूज्ड टू अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग लाइफ। जैसे हम बच्चे को खाने की आदत डालते हैं, जैसे हम बच्चे को पॉटी की आदत डालते हैं, जैसे हम बच्चे को नहाने की आदत डालते हैं, वैसे ही हाँ। अगर ब्रशिंग की आदत डाले या डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट की आदत डाले तो उसको बाय द टाइम इज 2 और 3 वो इतना यूज टू हो जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी ऐसे हो कि अगर बच्चा नहीं गया है या 2 या 3 साल पे गया है तो भी सेम ही टेक्निक्स है। आई थिंक रिकमेंडेशन ऐसा है कि 3 साल होने तक 2 बार ब्रशिंग विद अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इन अ नी टू नी पोजिशन। 3 साल के बाद जब भी बच्चा थोड़ा बैठने लगे, व्हेन ही इज एबल टू कंट्रोल हिज हेड, जब भी कम्युनिकेशन बढ़ जाए, तभी हम बच्चे को मिरर के सामने या आईने के सामने खड़े रहकर उसको टेक्निक सिखा के वी कैन स्टार्ट ब्रशिंग फॉर देम। सेकंड, फ्लोराइड। नाउ फ्लोराइड के बारे में हम थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे। फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में भी रहता है और इन शॉर्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, फ्लोराइड आपके दांत को स्ट्रांग बनाता है एसिड से फाइट करने के लिए, तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्लोराइड से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्लोराइड जो हमारे टूथपेस्ट में है वो इतना कम है। फॉर एग्जांपल 500 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 500, सो बहुत ही कम है, तो इट्स कंप्लीटली सेफ। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना, कोई कोई बच्चों में हमारे पास अगर हमको लगे, जो थोड़े टाइम पहले मैंने बताया कि रिस्क ज्यादा है, तो हम उन बच्चों में फ्लोराइड वार्निश एप्लीकेशन शुरू करते हैं। वो एक वार्निश मतलब एक पेंट जैसा होता है जो हम बच्चों के दांतों पे लगाते हैं, जो दांत फ्लोराइड उसमें से एब्जॉर्ब करता है और स्ट्रांग बनता है एसिड से फाइट करने के लिए। चौथी चीज अबाउट कोई भी चीज खाने के लिए, अभी ब्रशिंग हम सुबह और शाम करके रात में करते हैं, बीच में भी बच्चा खाता ही है। उस टाइम पे हमेशा हम बच्चे के पीछे ब्रश लेके भाग नहीं सकते, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। उस टाइम पे बच्चे को अगर शुरुआत से ही एक आदत डाल दे कि कुछ भी अगर तुम खाओ उसके बाद अगर गुल्ली करो, अगर पानी पियो, तो वो खाना मुंह में नहीं रहेगा। वो एक आदत पहले से ही अगर कर दे, वो एक सिंपल वे है जिससे आप कैविटीज अवॉइड कर सकते। जी, सो बेसिकली हमें फोकस इस चीज पे देना है कि जो भी खाते हैं या जहाँ पर भी खाना मुंह में रहने का चांसेस है उस टाइम पे पानी पीने से या गागल्स करने से वो निकल जाएगा। और ब्रश का भी आपने कहा था ट्वाइस अ डे, तो बच्चे मतलब आपका एक्सपीरियंस पूछना चाह रही थी कि बच्चे कोऑपरेट करते हैं ट्वाइस अ डे के लिए? मेरा तो नहीं प्रॉब्लम ये है कि हम एडल्ट ही नहीं करके दो बार, तो फिर इसलिए हम बच्चों में कैसे डालें? आई एग्री ऑन दिस। नहीं, और ये दिस इज वेरी नॉर्मल, इट्स लाइक टेलिंग द चाइल्ड के झूठ नहीं बोलना है, लेकिन हम भी झूठ बोलते हैं। सो इट्स इन द सेम वे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 2 बार ब्रश करे तो आपको भी उसके सामने 2 बार ब्रश करना ही है। अगर आप वो नहीं करें तो बच्चे को वो पॉजिटिविटी आएगा ही नहीं। ब्रशिंग के टाइम थोड़ा प्ले थिंग करना चाहिए। आई थिंक इफ अ फैमिली कैन ब्रश टुगेदर like a plaything, it is always a very enjoyable moment and the child will take it better rather than आप उसको फोर्स करो कि तू ही ब्रश कर, तो बिकॉज बच्चे को तो नहीं समझ में आ रहा है ब्रश क्यों करना है, तो इसलिए वो उनके लिए सबसे हेटेड चीज हो जाती है। क्योंकि रात में जस्ट सोने से पहले जब भी बहुत नींद आ रही है तभी ये हमको ये करवा रहे हैं, तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे अगर पूरे फैमिली ने एक साथ किया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एंजॉयबल एंड दैट इज हाउ इट शुड वर्क। यस, यस, कोशिश करूंगी मैं अब इस चीज के लिए भी। तो जनरली हमारे बच्चे ऑटिस्टिक में काइजर का भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें कि उसे ओरल सेंसरी इश्यूज थे काफी। तो 2 2.5 साल तक तो ब्रश करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था उसके केस में। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि जिनको ओरल सेंसरी इश्यूज होते हैं, दे डू नॉट अलाउ इवन माउथ में आप अगर फिंगर से भी आप ब्रश करने की कोशिश करो, या तो फिंगर में लगाने वाला एक ब्रश आता है छोटा सा, तो उसकी भी कोशिश करो तो दे डू नॉट अलाउ। तो डू आपके नॉट अलाउ का मतलब क्या होता है? उनको वो पसंद नहीं है, राइट? बिकॉज उनको एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसके वजह से दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट समथिंग इन देयर माउथ। करेक्ट, दैट इज द थिंग, राइट? लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे उससे जो नुकसान हो सकता है वो बहुत ज्यादा है। सी आई अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत इजी जॉब है, लेकिन जैसे कोई भी बच्चे का हम इम्यूनाइजेशन करते वक्त भी बच्चा रोता ही है लेकिन हम तो भी कराते हैं, करेक्ट, वैसे ही अगर बच्चा रो रहा है तो भी आपको, अगर वो ब्रश इवन इफ इट इज नॉट फॉर 2 मिनट्स, लेकिन अगर आप 10 to 15 सेकंड्स भी इफ यू जस्ट मूव द ब्रश अराउंड ताकि खाना नहीं रहे, इट इज ओनली गोइंग टू बी हेल्पफुल। अगर आप गिव अप कर दो और बोलो कि नहीं उसको ये हो रहा है वो नहीं कर पा रहा है,
एंड उसके वजह से अगर डिसीज हो तो आपको ही कल बुरा लगेगा कि मैंने ये पहले ही कर दिया रहता तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो आई एम नॉट सेइंग कि जेन्युइनली ये प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम होता है, कोई कोई बच्चों में दे डोंट एक्सेप्ट इट और दे डोंट लाइक इट, इसलिए Yes. जल्दी जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उसको उतना आदत हो जाएगी कि इससे मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। मम्मी मेरे, आप जैसे पहले वो छोटा ब्रश यूज करते थे, कभी कभी हम गॉज भी यूज कर सकते हैं या कॉटन यूज कर सकते हैं, जो उंगली में आप घुमा के उसको गीला करके आप घुमा सकते हैं, तो एटलीस्ट इट विल रिमूव मोस्ट ऑफ द फूड विच इज स्टक इनसाइड, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जी जी जी, परफेक्ट। इसमें एक और चीज होती है, जैसे ऑटिस्टिक बच्चों में मुंह में फूड स्टफ करने की भी, स्टफ करके रखने की, जो कि उनको कंफर्ट दे सकता है, सूदिंग एक फीलिंग दे सकता है। तो ये एक टेंडेंसी होने की वजह से भी शायद क्वेरीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा करता है वो। उसे हाँ, पाउचिंग बोलते हैं। तो ओके। अकॉर्डिंग टू स्टडीज मुंह में ज्यादा टाइम रहने के वजह से कैविटीज नहीं होता, मतलब योर सलाइवा इज स्टिल गोइंग अराउंड। नाउ आपका सलाइवा या आपकी थूक, दैट इज आल्सो हेल्पिंग इन प्रिवेंटिव कैविटीज, वो भी एक अलग टॉपिक है, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अवॉइड करता है कैविटीज। अगर माउथ में बच्चा अगर मुंह में पाउच करके रखता है या फिर मुंह में खाना दबा के रखता है थोड़े टाइम के लिए, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद वो अंदर जाने के बाद एक बार वो सब खत्म हो जाए प्रोसेस, उसके बाद क्लीन करना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए अगर उसको पसंद है, अगर उसको कंफर्ट मिल जाए जैसे आप बोल रहे थे, तो उसको हम डिस्कम्फर्ट में डालने से बेटर उसका एक बार कंफर्ट लेवल खत्म हो जाए, उसके बाद वी क्लीन दैट एरिया ऑफ, सो दैट उसको ये समझ में आए कि मुझे जो चाहिए वो मुझे करने मिल रहा है, लेकिन उसके बाद मम्मी को जो चाहिए वो भी वो करने वाली है। तो ये यस दिस इज अ स्मॉल स्मॉल वे, स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे तरीके से, लेकिन बचपन से अगर शुरू करें तो बाय द टाइम दे आर ग्रोन अप दे आर वेरी मच यूज्ड टू दिस। इसीलिए बार बार मैं वही बोलता हूँ जितना जल्दी उतना बेटर, सो दैट ये आगे के सब जो प्रॉब्लम्स है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। यस, आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दिस। सो डॉक्टर, एक और चीज, एज वाइज ये डेंटल केयर, जैसे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, डेंटल केयर प्रिवेंटिव स्पेशली डिफर करता है? नहीं, जैसे बिकॉज प्रिवेंशन जैसे हम बोल रहे थे, प्रिवेंशन किसके लिए है कि मुंह में खाना नहीं रहना देना है। तो डिफरेंस से भी आता है कि जैसे जैसे एज चेंजेस होते हैं, टाइप ऑफ फूड विच वी ईट चेंजेस, काइंड ऑफ फूड विच वी ईट चेंजेस, पसंद नापसंद फर्क पड़ता है। जी बच्चों को स्वीट्स, जूसेस, इन सब की आदत हम ही लगाते हैं। जी बोलना बहुत इजी है कि बच्चों को स्वीट पसंद है, ऐसा नहीं होता। अगर आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्वीट्स नहीं देना, यू हैव टू गिव स्वीट्स, दे डिजर्व टू गेट चॉकलेट्स, दे डिजर्व टू गेट स्वीट्स, ऐसा नहीं कि नहीं देना, लेकिन हर बार वही देना इज नॉट एन ऑप्शन। उसके करेक्ट। जगह पे अगर आप फ्रूट्स दो, उसके जगह पे हाई फाइबर कोई भी चीज दो जो बचपन से ही उसको आदत लगे, तो वो पसंद आएगा। बिकॉज स्वीट इज समथिंग, एज अ डॉक्टर आपको भी पता है, स्वीट इज समथिंग विच इज वेरी एक्सेप्टेबल टू द ह्यूमन बॉडी, दैट इज समथिंग यस विच यू, इट इज नेचुरल। तो अगर वो आप ऐसे देंगे तो किसी को भी वो पसंद आने ही वाला है। तो पूरे तरह से रोकना नहीं है, लेकिन उसके जगह पे अगर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीजों से, तो अगर 4 स्नैक्स हो रहे हैं, 3 मील्स होते हैं सुबह दोपहर और रात में, बीच में अगर 2 या 3 बार स्नैक्स होते हैं, वो स्नैक्स जो है उसमें एक बार अगर आप कोई स्वीटन स्नैक दो और बाकी 2 बार कोई फ्रूट दो या कोई वेजिटेबल दो या कुकुम्बर दो, काकड़ी दो, ऐसे कोई चीज, तो इट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर द चाइल्ड। yes, I think I rather need to work on a lot of things and at different levels. तो एक चीज जो मुझे जाननी थी आपसे, कि जैसे छोटे बच्चे हैं, जो आपने स्वीट्स की बात करी है, आपने 2 टाइम ब्रश करने की बात करी है, मुंह में खाना नहीं रहना चाहिए, इसलिए अलग अलग चीजों की आपने स्ट्रेटेजीज बताई है। तो ये डेंटल इरप्शन से रिलेटेड, मतलब जो नए दांत आते हैं बच्चों में, पहले आपके मिल्क टीथ गिर जाएंगे, फिर जो नए दांत आते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एडवाइसेस अगर आप देना चाहेंगे? एडवाइसेस इन अ वे, देखो इसलिए फिर अभी डेंटिस्ट आपको बता सकता है कि किस टाइम पे कौन सा दांत आता है, दांत आने के टाइम क्या होता है। टीथिंग एक शब्द है जो लोगों को पता है कि दांत आता है तभी मुंह में थूक ज्यादा होती है, या बच्चा थोड़ा इरिटेबल होता है, या उसको फीवर आता है। एक्चुअली इट इज नॉट रिलेटेड टू टीथिंग, लेकिन हर एक दांत का अलग अलग सीक्वेंस है, उस टाइम पे वो दांत आता है।
उस टाइम के बाद उतने साल तक वो आपके मुंह में रहता है और एक सर्टेन टाइम के अराउंड वो अपना काम करके गिर जाता है और उस जगह पे परमानेंट दांत आ जाते हैं। जी द थिंग इज अगर तो हर एक का सीक्वेंस अलग है और ये अगर आप जान ले कि सीक्वेंस कौन सा है, क्या है, ये नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स कैसा है, सिर्फ कैविटीज ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। प्रॉब्लम्स ये भी हो सकते हैं कि एक दांत नहीं आया है, कभी कभी ये हो सकता है कि कोई कोई बच्चे उनको पसंद है एक दूसरे को दांतों को एक दूसरे से घिसना। आप जी रात में वो सुनते रहेंगे, उसको ब्रक्सिज्म करके बोलते हैं। तो दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. It is there in autistic children also and very much in normal children also. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? These are the things which we tell. Also सबसे और एक क्वेश्चन, बिकॉज आपने मुझे ये पूछा है, मैं बहुत सारे पेशेंट मुझे यही बोलते हैं कि दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे। तो मैं उनको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर दूध के दांत गिर जाएंगे फिर दिए क्यों है, डायरेक्ट परमानेंट ही दे देते, है ना? तो रीजन ये है क्योंकि हमारा जबड़ा या हमारा जॉ इतना बड़ा नहीं होता जब हम छोटे होते हैं कि हमारे परमानेंट दांत वहां पे फिट हो। इसीलिए टिल अ टाइम ऑफ अराउंड 11 to 12 हमारे छोटे दांत होते हैं, लेकिन उनको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एज यू नो, आपको भी पता है एज अ डॉक्टर, द मेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का ये पहले 10 सालों में ही होता है, नॉट जी ओनली फिजिकल बट मेंटल एज वेल। तो उस टाइम पे अगर आपका न्यूट्रिशन सफर हो, अगर आपको अच्छी तरह से खाने को नहीं मिले, तो देन एवरीथिंग इज गोइंग टू सफर। और अच्छे खाने के लिए आपके दांत अच्छे होने बहुत जरूरी। तो इसलिए वो दूध के दांत जो लोग बोलते हैं गिरने वाले हैं, मुझे पता है गिरने वाले हैं, लेकिन उनका एक काम है, अगर वो स्वस्थ और अच्छे रहे तो वो आपके बच्चे के हेल्थ के लिए ही वो हेल्प करने वाले हैं। इसलिए दूध के दांतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज, दूध के दांतों के नीचे ही परमानेंट दांत होते हैं, तो अगर इन्फेक्शन दूध के दांत में हुआ तो वो इन्फेक्शन नीचे परमानेंट दांत में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए भी ये दूध के बहुत दांतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है आपने, बिकॉज इन जनरल नोशन क्या है कि ये गिर जाएंगे और नए कहीं से तो आएंगे। तो ये अगर चीज लोगों को पता चल जाए कि उसके नीचे ही परमानेंट टीथ आपके होते हैं, तो कोई भी इंफेक्शन या केरीज जो आपके मिल्क टीथ में है वो वहाँ ट्रांसफर हो सकता है। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और तो एक चीज, 6 साल पे एक हमारा परमानेंट, सॉरी, 6 साल पे हमारा परमानेंट दांत पहला आता है। उस टाइम पे अगर हमारे बाकी दांतों में कैविटीज है तो कैविटीज ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दूध के दांत से परमानेंट दांत में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो हम सोचते हैं ना कि परमानेंट आएंगे तभी उसका ध्यान रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम 6 years पे वो आता है तभी बाकी सब दूध के दांत तो वहीं के वहीं है। इसीलिए भी दूध के दांत का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने नहीं दिया तो उससे वो कैविटीज आपके परमानेंट दांत पे चालू होता है, एंड देन इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, एंड इट इज सो बैड फॉर द चाइल्ड, बिकॉज एट द एंड सफर वो बच्चा ही करता है। ट्रू ट्रू। सो टू समराइज इट, आपने बात करी कि छोटे बच्चों में 6 महीने से लेकर ही आपको केयर करनी शुरू करनी है। तो मिल्क मुंह में ना रहे इसकी खबरदारी लेनी है, और अगर रहता है तो रात में या फीडिंग के बाद उसको डैम्प क्लॉथ से, एक गीले कपड़े से साफ करना है। दूसरी चीज आपने ब्रशिंग के बारे में बताया, तो ब्रशिंग के लिए आपने नी टू नी पोजीशन के बारे में बताया कि जिससे जो केयर गिवर्स है उनको बच्चे के दांत सारे दिख सकते हैं। ऐसी पोजीशन तो क्लीनिंग करने में और एक जांच करने में वो इजी स्टेट है, जिससे आपको पता चलेगा केरीज हो रही है नहीं हो रही है और हेल्थ कैसा है ओरल। तीसरी चीज आपने ये बताई है कि ब्रशिंग जो है वो ट्वाइस होनी चाहिए, और उसके लिए पेरेंटल अगर हैबिट्स है पेरेंट्स की खुद की, तो वो बच्चों में अपने आप आती है। आपने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी बताया है कि उनको फूड जो मुंह में रखने की टेंडेंसी होती है या तो फिर ओरल सेंसिटिव इशू होते हैं, तो उसमें अगर हम रिस्क और बेनिफिट उसका हम वे करते हैं तो हमें पता चलेगा कि द बेनिफिट्स आर मोर देन द रिस्क ऑफ द चाइल्ड गेटिंग इनटू अ मेल्टडाउन और उसका डिसअप्रूवल, या तो Yes. उसमें हम उसके बेनिफिट्स वे कर सकते हैं इस चीज के लिए। और एक चीज आपने बताई है कि जैसे परमानेंट दांत जो होते हैं वो जनरल नोशन आपने बताया है, जो जैसे मैं भी एग्री करती हूँ कि ये तो मिल्क टीथ है, अगर जो भी केरीज वेरीज है इसमें होती है तो कोई बात नहीं है, दांत चले जाएंगे नए दांत आएंगे तो उनका हम ख्याल रखेंगे, तब हम ट्वाइस डे ब्रश करेंगे। तो आपने बताया कि इजीली जो मिल्क टीथ है उनसे इंफेक्शन और केरीज जो है परमानेंट
में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ द मिल्क टीथ एज वेल। और जो केरीज का टेंडेंसी भी आपने बताया कि एक बार केरीज शुरू होते हैं और उनकी प्रॉपरली अगर आप खबरदारी नहीं लेते हैं तो दैट कैन बी अ लाइफ टाइम प्रॉब्लम एज वेल। डेफिनेटली। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं हमारे स्पेशल पेरेंट्स के लिए या तो फिर डेंटिस्ट जो हमें देख रहे हैं उनके लिए, सो इफ यू वांट टू। मैं बोलना ये चाहूंगा जो हमेशा बोलता हूँ, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी उतना बेहतर। सेकंड, हर एक बच्चे का एक फंडामेंटल राइट है टू हैव प्रॉपर ओरल हाइजीन। दे डोंट नो व्हाट इज गुड और बैड, हम एज पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो अगर बाकी चीजों में भी अगर हम अच्छा चाहते हैं और अच्छा दे सकते हैं तो दांत के ऊपर ध्यान देना भी हमारा ही काम है। एंड दे डेफिनेटली हैव द फंडामेंटल राइट, यू डोंट हैव द राइट टू नेग्लेक्ट इट, बिकॉज उसके वजह से सफर बच्चा ही करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मे बी एक टची काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट है, बट इफ यू थिंक इन अ राइट वे दे डोंट डिजर्व टू अंडरगो एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ आवर नेग्लिजेंस। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आई थिंक मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप बेसिक चीजें समझ लें कि कैविटीज होते किस वजह से है और उसको न होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ प्रोसीजर तो करना है नहीं, लेकिन अगर आप बेसिक चीजें घर पे अगर फॉलो कर पाए और रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट कर पाए तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं और वो उनके लिए अच्छा ही होगा। सो आई रियली विश के एवरीवन whoever listens to this can understand, because I speak from my heart. For me it is very important that this reaches Yes. to maximum people, and I am happy to see a child, you will not believe it, मेरे पास अगर बच्चा है, I am happy to see if there is no cavity in the mouth. That is what I want to look for, right? If I see a single cavity I feel कुछ तो गलत हो रहा है। तो उस गलत करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और एक चीज, और हर एक बच्चे के लिए एक अलग अलग प्लान होता है। तो गोइंग टू योर डेंटिस्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Please visit your dentist regularly, at least twice a year. It is going to be a game changer for sure. डॉक्टर, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंसाइटफुल। सो पहले तो मैं आपका 2 बार थैंक यू करना चाहूंगी कि आप दूसरी बार आए हैं और बिना हिचकिचाहट एंड अगेन जो भी हमारा टेक्निकल गुफ अप हुआ है आज, उसके बावजूद यू स्टेड विद अस। आपने पूरा 1 घंटा हमें, मतलब मुझे ये सारा गुफ अप निपटाने के लिए टाइम भी दिया एंड आपकी बातों से वी कैन फील दैट कि आप जो कह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इट इज very much from the heart. So again, thank you so much. और आपका, मैं खुद से स्टार्ट करना चाहूंगी। जो भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, मुझे पहले तो खुद को ट्वाइस अ डे ब्रश करना शुरू करना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हम शुरू करें फिर बच्चों को बताएं, राइट? जी जी। On that note, thank you so much and thank you for coming here on this platform for us. Thank you so much for having me. It is a pleasure always, anytime. If any doubts, please feel free, and I am always ready to help.